नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को टेक्निकल फादर यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे लेक्चर देख लेने हैं, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आप जानते हो कि हम एक क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं या फिर किए जाते रहे हैं या फिर भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। तो वो क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो आप लोगों को एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू में आप लोगों जो नर्वस हो जाते हो, वो जो टेंशन है वो आप लोगों की कम हो जाएगी। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। फिर चाहे पैनल में आप लोगों के सामने 10 लोग बैठे हों, चाहे 4 लोग बैठे हों, 5 लोग बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा। जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो बैठने के बाद में जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सामने वाला जो पैनल होता है, चाहे फिर वो मैनेजर है, चाहे प्लांट हेड है, जो भी है, आप लोगों को सिर्फ ये देखकर, ये सोचकर ही इंटरव्यू देना होता है कि वो इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जो भी उसे बताना है आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। ठीक है। जब आप ये सोच लेते हो कि ये जो इंटरव्यू ले रहा है ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है, तो आप जो है अपने आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो और उसे बीच में ही छोड़ देते हो या उसे कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो आप लोगों का जो इम्पैक्ट पड़ता है या इम्प्रेशन पड़ता है वो अच्छा नहीं पड़ता है। जब आप उसे ऐसा मानोगे कि उसे कुछ नहीं आता है, तो आप लोग अपने आंसर को इस तरीके से पेश करोगे कि उसे सब कुछ समझ में आए, उसे आप समझाने की कोशिश करोगे और वही चीज़ उसे अच्छी लगती है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा लिख लेना, याद कर लेना, आप लोगों को ये करके देखना। इंटरव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल बढ़ेगा और आप लोगों का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वही आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। लास्ट में हमने जो देख लिया था वो लगभग 49 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 50, जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसकी हम बात करने वाले हैं। वेल्ड लाइन को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, वेल्ड लाइन होती क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेल्ड लाइन होती क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम को समझना ही 50%, तो आप प्रॉब्लम को तब ख़त्म कर लेते हो जब उसे आप समझ लेते हो कि प्रॉब्लम है क्या। होता क्या है, कई कई बार आप मशीन पर देख लें, एक आप लोगों को मिलेगा कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन हो सकता है कि वो सुपरवाइजर हो सकता है इंजीनियर हो, कुछ भी हो सकता है, 14 साल 15 साल से काम कर रहा हो। जब कोई भी प्रॉब्लम पार्ट में आती है तो वो क्या करता है, कभी प्रेशर बढ़ाएगा, कभी स्पीड घटाएगा, कभी टाइम, मतलब सब पर वो काम करेगा, एक तुरंत के तुरंत एकदम से काम करेगा और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये उसकी पहचान है। तो उसे भी लगता है कि उसे ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि उसने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, एक टेक्निकल पर्सन होता है जो पढ़ लिख कर आया है और उसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो पार्ट को देखेगा और मशीन पर तब तक हाथ नहीं लगाएगा, तब तक कुछ भी चेंज नहीं करेगा जब तक वो एक्यूरेट प्रॉब्लम को पकड़ नहीं लेगा। और जैसे ही उसे प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी, वो जिस जगह पर हाथ लगाएगा वो प्रॉब्लम वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगी। दोनों में ये डिफरेंस बड़ा होता है। आप कौन से हो, आप नॉन टेक्निकल में ऐसे काम करते हो या फिर आप टेक्निकल में ऐसे काम करते हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे करते हो। तो वेल्ड लाइन की हम बात कर रहे थे। तो वेल्ड लाइन क्या होती है, आप लोगों ने देखा कि दो आप लोगों ने मेटल की रोड ली, आप कहाँ पर गए, वेल्ड वाले के पास गए और आप लोगों ने बोला कि इन दोनों रोडों को क्या कर दो, जोड़ दो, ज्वाइंट कर दो। तो वो क्या करेगा, एक वेल्डिंग रोड लेगा और दोनों को एक साथ में रखेगा, यहाँ पर वेल्ड मारेगा और उन्हें जोड़ देगा। जहाँ पर वे जुड़ी हैं वहाँ पर एक लाइन बनती है, जहाँ पर वे जुड़ी हैं वहाँ पर एक क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, जिसे आप क्या बोलते हो, वेल्ड लाइन। इतनी बात समझ में आई। यानी कि जहाँ पर दो रोड मिलती हैं या दो चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर जो लाइन बनती है, वहाँ पर जो मार्क बनता है, उसे आप क्या बोलते हो, वेल्ड लाइन बोलते हो। अब आप बात करते हैं कि जो प्लास्टिक मटेरियल है उसमें तो मेटल जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो फिर वहाँ पर पार्ट में वेल्ड लाइन कैसे बनी। तो अब इसके बारे में समझिए। मान लो कि ये आप लोगों का पार्ट है, ये आप लोगों का पार्ट है, ठीक है, और उसे आप लोग यहाँ से इस गेट से भरने की कोशिश कर रहे हो। तो जब पार्ट फिल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि पार्ट जो है कुछ इस तरीके से फिल होगा, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से फिल होगा। पार्ट जो है वो हर तरीके से फिल होगा, यहाँ से भी मटेरियल जाएगा, यहाँ से भी मटेरियल जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और पार्ट जो है फिल होते 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 अंत में जाकर ये दोनों जगह के जो मटेरियल है, सब जगह के मटेरियल एक जगह जाकर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, मिल तो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेल्ड लाइन कहाँ से बनी, प्रॉब्लम यहाँ है।
जब बैरल से जो आप लोगों का मटेरियल था उसका टेम्परेचर हो सकता है कि 250 डिग्री सेल्सियस हो। यहाँ से मटेरियल ने चलना स्टार्ट किया और जैसे ही बैरल से मटेरियल निकलेगा यानी कि नोजल से मटेरियल निकलेगा तो जो टेम्परेचर है वो मटेरियल का गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ मटेरियल इधर से गया, कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया, जहाँ पर ये मटेरियल जाकर मिल जाएगा, जहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उसमें वहाँ तक पहुँचने में टेम्परेचर में कमी आ चुकी होगी। अब उसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में मिक्स आसानी से नहीं होंगे, और जब वो मिक्स नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या बनेगी, वेल लाइन बनेगी। अगर टेम्परेचर प्रॉपर है तो मटेरियल आपस में जुड़ने के लिए जब एक जगह मिक्स होगा तो वो अच्छी तरीके से इंगेज हो जाएंगे मॉलिक्यूल, उसमें कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, ऑब्वियसली गिरता है, जब मोल्ड में टेम्परेचर होता है तो वो गिरता है, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर जाकर एक निशान बनेगा जिसे आप क्या बोलते हो, वेल्ड लाइन बोलते हो। समझ में आ गई इतनी बात। अब प्रॉब्लम ये तो समझ में आ गई जी वेल्ड लाइन बनती कैसे है, तो सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। भाई टेम्परेचर गिरने की वजह से ये लाइन बनी थी, टेम्परेचर अब बढ़ा दोगे या मोल्ड का टेम्परेचर भी आप मेंटेन कर लोगे तो वेल्ड लाइन अपने आप ही खत्म हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेल्ड लाइन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर आप बैरल का टेम्परेचर मोल्ड के टेम्परेचर से इक्वल नहीं कर सकते हो, बराबर कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी ये बराबर नहीं कर सकते हो तो वेल्ड लाइन आप ख़त्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वेल्ड लाइन तो बनेगी ही बनेगी। तो इलाज क्या है, एक तो उसे कम किया जा सकता है वेल्ड लाइन को, दूसरा उसे शिफ्ट किया जा सकता है इंजेक्शन स्पीड के द्वारा। यानी कि अगर वो फ्रंट में आ रही है तो उसे क्या कर सकते हो आप, इंजेक्शन स्पीड से उसे थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो इधर उधर, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है। वेल्ड लाइन समझ में आ गई। अब यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, इंक्रीज मोल्ड टेम्परेचर, इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड, इंक्रीज बैरल टेम्परेचर, इंक्रीज HRTC टेम्परेचर। इन सब को इंक्रीज करने से वेल्ड लाइन आप लोगों की क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें समझाते हैं उसके बावजूद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है तो कहाँ मरें जाके हम। 52, स्विच और पोजीशन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ठीक है। बात करते हैं स्विच और पोजीशन की, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विच और पोजीशन। अब अलग अलग मशीनों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर इसे स्विच और पोजीशन बोलते हैं, कहीं पर इसे एक्सपर पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, कहीं पर इसे VP भी बोलते हैं, कहीं पर इसे ट्रांसफ़र पोजीशन भी बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसका जो काम है वो सभी मशीनों में सेम रहता है। इसलिए आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर ही लाखों मशीनें इंजेक्शन मोल्डिंग की काम कर रही हैं। आप चाहे किसी भी मशीन में चले जाओ, उसके कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन जो होते हैं वो मेनली वही होते हैं, सेम ही होते हैं, काम सेम ही होता है। तो स्विच और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्विच और पोजीशन का मतलब होता है जहाँ से इंजेक्शन और जो होल्डिंग होता है वहाँ से चीज़ें स्विच ओवर कर जाती हैं, ठीक है। कैसे, ये हमारा क्या है, बैरल है, ये हमारा बैरल है। बैरल में हम क्या करते हैं, दो काल्पनिक जोन बना लेते हैं। इधर वाला क्या होता है, इंजेक्शन जोन, इंजेक्शन जोन, इधर वाला होल्डिंग जोन, होल्डिंग जोन। ये काल्पनिक जोन होते हैं, ये डिसाइड करती है कि कौन सा कितना रहेगा, ये डिसाइड कौन करेगी, स्विच और पोजीशन डिसाइड करेगी। ये जहाँ से दोनों अलग होते हैं, यानी कि इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को अलग करने वाली जो पोजीशन होती है उसे बोलते हो आप स्विच और पोजीशन। इन दोनों को जोड़ने वाली जो होती है उसे भी आप क्या बोलते हो, स्विच और पोजीशन। जब यहाँ से चलना स्क्रू स्टार्ट करता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो प्रेशर होता है जिसे आप इंजेक्शन प्रेशर बोलते हो, दूसरी स्पीड होती है जिसे आप इंजेक्शन स्पीड बोलते हो, तीसरा टाइम भी चलता है जिसे आप इंजेक्शन टाइम बोलते हो, चौथा पोजीशन होती है जिसे आप इंजेक्शन पोजीशन बोलते हो। चार चीज़ें होती हैं। अब चार चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे ही स्विच और पोजीशन पर ये स्क्रू आएगा और होल्डिंग जोन में प्रवेश करेगा तो अब इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, इसकी जो है आप लोगों का प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड भी कम हो जाएगी, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जो स्विच ओवर है, यानी कि स्विच का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ से जॉब कहीं और स्विच करनी है। स्विच का मतलब होता है बदलना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, चले जाना,
ठीक है, एक तरीके से। तो जो इंजेक्शन जोन में आप थे या स्क्रू था, अब वो कहाँ स्विच कर गया, वो होल्डिंग जोन में स्विच कर गया। किस पोजीशन से स्विच कर गया, ये जो पोजीशन थी, हो सकता है ये 7 mm पर पोजीशन हो सकता है 6 पर हो सकता है 5 mm पर हो। तो जिस पोजीशन से स्क्रू इंजेक्शन जोन से होल्डिंग जोन में स्विच कर गया, उस पोजीशन को ही आप क्या बोलते हो, स्विच और पोजीशन बोलते हो। इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा कभी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, जब इस स्विच और पोजीशन को आप बढ़ाते हो, जब इसे आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो होल्डिंग जोन में आप वृद्धि करते हो, होल्डिंग जोन बड़ा हो जाता है। जब आप इसे घटाते हो तो होल्डिंग जोन कम हो जाता है। जब आप इसे बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम जो मोल्ड में मटेरियल है वो कम जाना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब स्विच और पोजीशन को आप बढ़ाते हो तो मोल्ड के अंदर मटेरियल कम जाएगा, जब आप इसे कम करोगे तो मोल्ड के अंदर मटेरियल ज़्यादा जाएगा। आप ये कह सकते हो कि मोल्ड के अंदर अगर फ्लैश की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को स्विच और पोजीशन को बढ़ाना पड़ेगा, अगर शॉर्ट मोल्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो स्विच और पोजीशन को घटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज़, अब जो मैक्सिमम काम होता है 12 घंटे 24 घंटे, वो ज़्यादातर स्विच और पोजीशन पर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक बार आप लोगों ने होल्डिंग सेट कर दी, होल्डिंग सेट कर दी, तो होल्डिंग को छेड़ने की गलती कभी मत करना। अगर आप लोगों को मटेरियल कम करना है या बढ़ाना है तो आप लोगों को स्विच और पोजीशन से ही कम ज़्यादा करना चाहिए, होल्डिंग को नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि होल्डिंग को अगर तुमने छेड़ दिया तो फिर तुम्हारा जो है काम होना तय है। क्यों है, क्योंकि होल्डिंग क्या करता है, पैकिंग करता है, और अगर पैकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायमेंशन का इशू भी बनेगा, सिंकेज का इशू भी बनेगा, सिंक मार का इशू भी बनेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम जो है पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसलिए कभी भी होल्डिंग एक बार सेट करके होल्डिंग को छेड़ने की गलती ना करें। अगर मटेरियल कम ज़्यादा करना है तो आप लोगों को स्विच और पोजिशन से ही कम ज़्यादा करना है। शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है ये बताता हूँ मैं आपको। शॉर्ट कैपेसिटी, ठीक है, शॉर्ट कैपेसिटी। अब यहाँ पर खड़े हैं MS धोनी, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट हो उसका नाम लिख सकते हो। मैंने कहा कि जो MS धोनी है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इतने मीटर का ही जो सिक्स है वो लगा सकता है। इतने मीटर का हो सकता है, वो 90 मीटर का हो, 99 मीटर का हो, 100 मीटर का हो, वो उसकी अपनी क्या है, कैपेसिटी है। क्या लगाने की, शॉट लगाने की। MS धोनी की अपनी कैपेसिटी है शॉट लगाने की, सचिन की अपनी कैपेसिटी है, रोहित शर्मा की अपनी है, कोहली की अपनी है। हर किसी की शॉट लगाने की अपनी कैपेसिटी अलग होती है। इतनी बात समझ में आई। और हम इसी की तो बात कर रहे हैं, शॉट कैपेसिटी। अब कहोगी जी इंजेक्शन मोल्डिंग में MS धोनी कहाँ से शॉट लगा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से शॉट लगा रहा है। तो बस इसका शॉट अलग है, इसका शॉट अलग है, बात दोनों की सेम है। कैसे सेम है, अब आपने देखा कि कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उसकी शॉट लगाने की जो क्षमता है वो उसकी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कैसे है कि मुझे एक पार्ट बनाना है 90 ग्राम का, मुझे एक पार्ट बनाना है 90 ग्राम का या 100 ग्राम का। मैं कंपनी के पास में गया, मैंने कहा कि भाई मुझे एक मशीन चाहिए जिसका जो है स्पेसिफिकेशन या शॉर्ट वेट या शॉर्ट कैपेसिटी जो होनी चाहिए मटेरियल की वो 100 ग्राम होनी चाहिए। तो वो बताएगा कि ठीक है जी, अब 80 जो टन की है मशीन ले लीजिए, इसका जो शॉर्ट कैपेसिटी है वो क्या है, 117 ग्राम है, 117 ग्राम है। यानी कि इससे छोटे छोटे पार्ट आप सभी बना सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। जिस तरीके से MS धोनी की शॉर्ट कैपेसिटी 99 मीटर छक्के की है या 100 मीटर की है, उसी तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो कैपेसिटी है वो 117 ग्राम की। इससे बड़ा पार्ट आप नहीं बना सकते, इससे छोटे पार्ट सभी आप बना सकते हो, ठीक है। तो कोई भी मशीन, कोई भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मैक्सिमम जितने ग्राम का शॉट लगा सकती है वही उसकी क्या होती है, शॉट कैपेसिटी होती है। भूलना नहीं है, अभी भी भूल गए तो फिर ठंडे पानी से नहाओ। शॉट कैपेसिटी हो गई। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 56, क्योंकि आज फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो
तो करना क्या है, या तो आप खुद ही बना लो, मैं तो बोलता हूँ आप खुद ही बना लो, क्योंकि जब बनाओगे तो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर पर, इससे कांटेक्ट करके आप हमसे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी ले सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज और चाहते हो, होता क्या है कि कई बार जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं या फिर टेक्निकल भी होते हैं, कॉलेज में उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आप लोग जो है इंटरव्यू में फेल कर जाते हो, पास नहीं हो पाते हो। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, हमारा ऑनलाइन जो कोर्स चलता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार आप उसे ज्वाइन करके उसे ख़त्म कर लेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हमारी जो नॉलेज पहले थी अब वो नहीं है, अब काफ़ी नॉलेज बढ़ चुकी है। हम किसी भी इंटरव्यू देने के लिए, किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। हम कहीं पर भी हम इंटरव्यू कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो अगले 10 साल 20 साल में भी हो सकता है ना मिलेगा आप लोगों को सीखने को। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आप लोगों को ये नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, उसका प्रोसीजर हम वहाँ पर आप लोगों को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए में इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।